हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज मोहित पवार और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने हाई ग्रोथ कंपनीज फिल्टर आउट करी थी Screener.in पे, उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारी सिलेक्टेड कंपनीज आई हैं 42 कंपनीज, इसको थोड़ा और नैरो करेंगे बेस्ड ऑन दी फाइनेंशियल नंबर्स एंड अदर वैल्यूएशन मैट्रिक्स वन बाय वन। सो इन दिस लिस्ट फर्स्ट आई विल सेलेक्ट ऑल दी कंपनीज हेयर और इसको सबसे पहले मैं DI होल्डिंग से शॉर्ट कर लेता हूँ A to Z और सबसे पहले वो कंपनीज देखता हूँ जिसमें बहुत कम DI होल्डिंग है, जैसे 0.45, 0.51, 0.72, 2.26। सो अगर मैं पहली कंपनी खोलूं रेलटेल कॉर्पोरेशन, तो ये इसका मार्केट कैप 14,000 का मार्केट कैप है और इन्वेस्टर सेक्शन में जाएं तो DI के पास सिर्फ और सिर्फ 0.45% है और पहले एक टाइम पे 4.12 हुआ करती थी, तो लगातार ये घट रही है शेयर होल्डिंग। और अगर इसके पेयर सेक्शन में जाके मैं चेक करता हूँ तो ये कंपनी निफ्टी 500 का पार्ट है, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप है ये, यानी कि 251 से 500 रैंक की कंपनी है और इतनी बड़ी कंपनी 14,000 की कंपनी में DI की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से ये इन्वेस्टर सेक्शन में जाके देखें तो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इतनी बड़ी कंपनी में DI की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है, यानी कि 14,000 करोड़ की कंपनी में 140 करोड़ की भी DI की इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट करना वर्थ नहीं समझा और ये ऐसी छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है कि इसको लोग मिस कर देंगे। तो इसलिए वी विल नॉट कंसिडर दिस कंपनी एंड विल नॉट फर्दर एवेल्युएट इट एंड विल डिलीट दिस कंपनी फ्रॉम द लिस्ट। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ और सिर्फ DI की होल्डिंग की वजह से मैंने इस कंपनी को रिमूव कर दिया, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं या फिर अच्छे पैसे कमाने हैं तो आपको DI इन्वेस्टर की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना होगा। अगर आप उनकी डायरेक्शन से ऑपोजिट ट्रेड करोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप भले कितने भी अच्छे एनालिस्ट हो या फिर कितना भी अच्छा आपने स्टॉक एनालिसिस किया है, आप DI इंस्टीट्यूशन की स्टडी को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव दी फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। उनके पास पूरी टीम है, पैसा है, हर चीज है उनके पास, तो आप उनसे अच्छा एनालिसिस कैसे कर सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि आप एनालिसिस बंद कर दें और जैसे DI इन्वेस्ट करें वहीं पे करो और जहां पे नहीं कर रहा नहीं करो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने एनालिसिस में उनकी इन्वेस्टिंग शेयर होल्डिंग का एनालाइज करो कि देयर माइट बी सम रीजन, अगर उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है और आप क्यों करना चाहते हो, ऐसा क्या रीजन हो सकता है, वो फाइंड आउट करो। ऐसा नहीं कि जिस कंपनी में DI ने इन्वेस्ट किया तो उसी में इन्वेस्ट कर दो, जिसमें से वो निकल गए आप भी निकल जाओ और वो कंपनी बेकार होगी, ऐसा नहीं है। बट यू हैव टू कंसिडर ऑल दी पॉइंट्स रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग। तो यहाँ पे मेरा रीजन है कि 14,000 की कंपनी में DI का 1 भी % नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेकार कंपनी है, बट इसका मतलब ये है कि हो सकता है DI इन्वेस्टर्स को लगता हो कि इस कंपनी से भी अच्छी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं जो अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। सो इसलिए इस कंपनी में उन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है एंड वी विल मूव इन दी सेम डायरेक्शन। सेकंड कंपनी अगर यहाँ पे मैं खोलता हूँ इरेडा की भी अगर हम शेयर होल्डिंग में जाएं तो इसमें 75% प्रोमोटर्स के पास है, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी है ये। FIs के पास 1.74, पब्लिक के पास 22.74 और DI के पास सिर्फ और सिर्फ 0.51। और ये कितनी बड़ी कंपनी है अगर आप देखोगे, 47,000 करोड़ की कंपनी है और पेयर सेक्शन में देखें तो ये निफ्टी 200 का पार्ट है, यानी कि टॉप 200 कंपनी है ये इंडिया की। और इन्वेस्टर्स ने DIs ने इसमें 1% भी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार है, कंपनी तो अच्छे से ग्रो कर रही है। आखिरी 2-3 साल में देखो ट्वाइस से भी ज्यादा सेल्स हो चुकी है और नेट प्रॉफिट थ्राइस हो चुका है। बट अगर इसके नंबर्स आप देखो वैल्यूएशंस के, तो स्टॉक 27 का पी जो कि ठीक है, बट बुक वैल्यू से कितनी कंपनी हाई पे चल रही है? बुक वैल्यू से लगभग 4.58 पे चल रहा है, जबकि ये NBFC कंपनी है, एक तरीके का रिन्यूएबल सेक्टर में जो कंपनीज होती है पावर जनरेट करने की, उनको लोन देती है, तो इतनी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। दिस माइट बी द रीजन की DIs इसमें इन्वेस्टेड नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में भी वो इन्वेस्ट नहीं होंगे, हो सकता है वो अच्छी वैल्यूएशन आने का वेट कर रहे हो। अगर मैं यहाँ इरेडा को ओपन करूं तो जब से कंपनी लिस्ट हुई है इरेडा, तो अभी भी अपने IPO प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रही है, तो हो सकता है वो लोग इसका सही वैल्यूएशन का वेट कर रहे हो। तो अभी सिंपली हम भी इस कंपनी को अपनी लिस्ट से, इरेडा को इस लिस्ट से डिलीट करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 0.51% की होल्डिंग DI की, जो कि काफी कम है। उसके बाद सेम बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज दी नंबर 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन दी इंडिया, बट स्टिल इन्वेस्टर्स सेक्शंस में जाओगे तो DI के पास सिर्फ और सिर्फ 0.72। इसका क्या मतलब है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेकार कंपनी है? नहीं, इसका मतलब भी यही है कि इसकी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हैं अभी भी, इसीलिए इसमें DI इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 5 चल रहा है NBFC होते हुए, प्राइस टू अर्निंग भी 48, जो कि काफी ज्यादा है। साल भर का नेट प्रॉफिट 2000 और मार्केट कैप 1 लाख करोड़ की, जबकि PNB हाउसिंग का भी सेम नेट प्रॉफिट है और मार्केट कैप 28,000 की। तो कहीं ना कहीं ये ओवर वैल्यूड है, इसीलिए इसमें DIs ने
ने जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड था वो भी निकाल लिया है अपना, और आज की डेट में 88% प्रोमोटर के पास है और बाकी जनता के पास है। तो इसलिए ये भी हमारी लिस्ट से बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी डिलीट करेंगे हम लोग। उसके बाद BLSN इंटरनेशनल अगर मैं ओपन करता हूँ तो 16,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, निफ्टी स्मॉल कैप कंपनी है। इन्वेस्टर सेक्शन में जाएं तो 70% प्रोमोटर्स के पास, FIs के पास 9%, DI के पास 2.26% और जिसमें कि 1.06% LIC के पास है और पब्लिक के पास 16-17%। तो इसमें फिर भी ठीक ठाक होल्डिंग है DIs की, तो इसको डिलीट नहीं करेंगे। हो सकता है अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखूं तो कंपनी बहुत एक्सेप्शनली ग्रो हुई है आखिरी 2-3 साल में और प्रॉफिट तो 3-4 गुना बढ़ गया है। तो सिर्फ और सिर्फ DI इंस्टीट्यूशन के बेस पे, होल्डिंग के बेस पे हम इसको इस लिस्ट से रिमूव नहीं करेंगे। हो सकता है वी माइट मिस दी गुड अपॉर्चुनिटी। सो अभी के लिए मैं इसको इस लिस्ट से डिलीट नहीं करता हूँ, और जो अभी जिन कंपनी की भी 2 से ज्यादा होल्डिंग DI की होल्डिंग है उन सबको हम अपनी लिस्ट में रखते हैं। और अभी हमारे पास 38 कंपनीज बाकी हैं। तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने के लिए हमारे पास ये जो 38 कंपनीज रिमेनिंग है इनको मैं थोड़ा शॉर्ट आउट कर लेता हूँ बेस्ड ऑन देयर बिजनेसेस। सो यहाँ पे एक मैं नई कॉलम ऐड करता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे हर एक कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं, क्या बिजनेस है किस कंपनी का। ये सब आप हर एक कंपनी को ओपन करके पीयर सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। अगर यहाँ से भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही किसी कंपनी के बिजनेस का तो आप उसकी वेबसाइट खोल सकते हैं। अगर उससे भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही तो आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके PPT पे जाके ओपन करके हर एक कंपनी का बिजनेस क्या है उसको रीड कर सकते हैं। तो मुझे क्योंकि जितनी भी हमारी जो ट्रेडिंग यूनिवर्स है जिसमें से मैंने ये सारे स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया, यानी कि निफ्टी टोटल मार्केट की 750 कंपनीज, तो मुझे इन सब कंपनीज का क्योंकि बिजनेस पता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली हर एक कंपनी का बिजनेस सिंपली राइट डाउन कर लेता हूँ। ट्रेवल सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। लेटेंट व्यू IT कंपनी है, ये डेटा एनालिटिक्स कंपनी है बेसिकली। तो उसके बाद इन्वायरो इंफ्रा, ये इसका वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस है। तो यहाँ पे मैंने सारी कंपनीज का नोट डाउन कर लिया है। तो अभी अगर मैं सबको बिजनेस से शॉर्ट आउट करता हूँ तो सबसे ज्यादा जो इसमें कोई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, केबल्स का देखें तो 3 कंपनी है, इंफ्रा से 4 कंपनी है 5, और बाकी लोन से 10-11 कंपनी हमारी लोन से हैं। और ये लोन से मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 4 हाउसिंग फाइनेंस से है, हुडको, एप्टस, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट। और इसके अलावा इन 8-9 के अलावा जितनी भी कंपनी है वो सारी नॉन बैंक और नॉन NBFC कंपनी है। तो सबसे पहले अगर इस सेक्टर को फिल्टर आउट करें, अगर हम देखें तो मुथूट फाइनेंस का क्या बिजनेस है, लोन्स देती है सिंपली। और इसके अगर डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके मैं PPT से ओपन करूं तो गोल्ड लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, गोल्ड लोन्स, व्हीकल फाइनेंस, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, ये सारे बिजनेस है। तो ये भी हाउसिंग फाइनेंस में भी है और बाकी अलग तरीके के लोन्स भी देती है। तो इसको भी हम लोन्स के साथ साथ हाउसिंग लोन्स भी मार्क कर सकते हैं। उसके बाद चोलामन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी और साथ ही साथ चोला फाइनेंशियल कंपनी, तो ये दोनों कंपनी सेम है, एक सिर्फ उसकी होल्डिंग कंपनी। अगर इन्वेस्टर सेक्शन में जाएं तो चोला फिन कंपनी जो हमने ओपन करी है इसके प्रोमोटर हैं चोलामन फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, यानी कि ये चोलामन फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो ये बेसिकली होल्डिंग कंपनी है। अगर इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो व्यू स्टैंड लोन इसका साल भर का सिर्फ 64 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि जिस कंपनी को ये होल्ड करती है उसका साल भर का अगर नंबर देखें तो 4200 करोड़ का प्रॉफिट है और इसका 64 का स्टैंड लोन बेसिस पे। और कंसोलिडेशन पे देखें तो 4700 का, यानी कि इसका जो 4200 का नेट प्रॉफिट आता है वो सिर्फ और सिर्फ चोलामन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से आता है उसका। तो अगर ये जो हमारी होल्डिंग कंपनी है चोला फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, इसके पास सिर्फ और सिर्फ शेयर्स हैं दूसरी कंपनी के, और अगर इसकी बुक वैल्यू देखें अभी तो होल्डिंग कंपनी को उसकी बुक वैल्यू से ट्रेड किया जाता है। बेसिकली अगर चीपर अवेलेबल है तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, बट ये अभी अपनी बुक वैल्यू से भी 3 टाइम से भी ज्यादा पे चल रही है। और इसके इन्वेस्टर सेक्शन में देखें तो पब्लिक के पास 13%, DI के पास 21%, FI के पास 17% और बाकी 46% प्रोमोटर के पास है। और अगर चोला फिन का देखें तो चोला फिन के पास पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है, 6.36 की है। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों कंपनीज में से अगर मुझे पिक करनी है तो मैं एक्चुअल कंपनी जो एक्चुअल बिजनेस करती है उसको पिक करूंगा, चोलामन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को। चोला फाइनेंशियल को मैं इस लिस्ट से हटा देता हूं, क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज दी मच बेटर, क्योंकि बिजनेस का डायरेक्ट जो एक्सपोजर है वो इसी कंपनी के पास है और साथ ही साथ इसकी वैल्यूएशन भी करना इजी है, जबकि होल्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी अलग तरीके से करी जाती है। तो अब सिंपली हमने ये पिक करी है तो मैं इसकी डॉक्यूमेंट्स पे जाके इसकी PPT ओपन करता हूँ और इसका अगर हम देखें तो बिजनेस का ब्रेकअप, तो हमारे पास यहाँ पे स्लाइड 12 में दिया गया इस कंपनी का किस किस तरीके के लोन्स देती है। व्हीकल फाइनेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन। तो इस कंपनी का भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी,
व्हीकल फाइनेंस और होम लोन, इसका भी होम लोन का भी बिजनेस है साथ ही साथ। तो इसके अगर हम मार्क करें तो लोन्स जो देती है ये भी साथ साथ हाउसिंग लोन्स देती है, हाउसिंग लोन्स। उसके बाद SBFC फाइनेंस, सेम मैं SBFC फाइनेंस के केस में करता हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा है, सिंपली मैं यहाँ से अगर SBFC फाइनेंस टाइप करके इसको ओपन करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में जाके PPT में जाके सेम इसका लोन्स की कैटेगरी को फाइंड आउट करूँ अगर, यहाँ पे इसका दिया हुआ है फोकस सेगमेंट ऑफरिंग सिक्योर्ड MSME लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस विद 5 लाख टू 30 लाख टिकट साइज। तो ये सिंपली MSME लोन्स देती है, तो ये प्योर NBFC प्ले है, ये सिर्फ और सिर्फ लोन देती है नॉर्मल NBFC टाइप्स के। उसके बाद टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियर, इसका गलत यहाँ पे लिखा गया है, इसका बेसिकली इंफ्रा और डेटा सेंटर का बिजनेस है। तो लेट मी जस्ट शॉर्ट इट आउट अगेन। सो हमारे पास SBFC फाइनेंस के बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है। तो बैंक का बिजनेस तो सबको पता ही है, लेकिन यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूंगा कि किस तरीके के कितने लोन्स ये आज की डेट में इस बैंक ने डिस्पर्स किए हुए हैं। सो स्लाइड नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है व्हील सेक्शन से 31% के लोन्स दिए हुए हैं, यानी कि जो व्हीकल लोन्स हैं। उसके बाद जो मॉर्टगेज बैक लोन्स हैं उसका 32.9 का शेयर है, और उसमें से 8.7% हाउसिंग लोन्स हैं, और गोल्ड लोन 1.6, माइक्रो फाइनेंस 5.8, क्रेडिट 2.1, पर्सनल लोन 0.7%। तो AU बैंक का भी हाउसिंग लोन का 8.7% का सेगमेंट है। तो AU भी साथ के साथ लोन्स के साथ साथ हाउसिंग लोन्स भी है इसके। के बाद हुडको प्योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एप्टस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, होम फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और मुथूट के भी हाउसिंग लोन है, और चोलामन इन्वेस्टमेंट के भी हाउसिंग लोन्स भी देती है सिंपल लोन्स के अलावा। तो सिंपली कहने का मतलब ये है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 38 में से 8 NBFC और बैंक्स की कंपनीज आई हैं, और उसमें से 7 ऐसी कंपनी हैं जो कहीं ना कहीं हाउसिंग लोन्स देती है। इसका मतलब ये है लगभग जो हमने ये लिस्ट शॉर्ट आउट करी है उसमें से 21 to 22% सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का शेयर है। इसका मतलब ये है कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर राइट नाउ इज दी हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर, एज वेल एज इट माइट बी अंडरवैल्यूड। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट से ऑलरेडी हमने जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक थे वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं फिल्टर आउट करके डिलीट कर दिए हैं। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाई ग्रोइंग कंपनीज बची हैं, और जिनकी वैल्यूएशन माइट भी सस्ती हो सकती है। तो उसमें से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सबसे ज्यादा लीड कर रही है। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है हाउसिंग फाइनेंस का इंडिया में वो ग्रो हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, और आज की डेट में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अंडरवैल्यूड हो सकती है, वो हम लोग आगे चल के फाइंड आउट करेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेसिस पे बिना किसी से पूछे हमें साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि हाउसिंग सेगमेंट इज ग्रोइंग एट ए वेरी गुड रेट, और इवन दी बैंक्स लाइक AU बैंक इज ऑल्सो इंक्रीजिंग दिस सेगमेंट। तो ये तो हमारा एक सेक्टर हमने देखा, इसको फिर से मैं अगर शॉर्ट करता हूँ। उसके बाद जो सेक्टर सबसे ज्यादा जिस सेक्टर की कंपनीज फिल्टर आउट हुई है, IT सेक्टर में 4 कंपनीज, क्योंकि बट IT सेक्टर ऑलरेडी बहुत वास्ट है, अलग अलग तरीके की कंपनी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो लेटेंट व्यू जो डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है, यानी कि डेटा मैनेज करती है, डेटा साइंस की कंपनी बेसिकली। E-मुद्रा जो डिजिटल सिग्नेचर के सर्टिफिकेट इश्यूज करती है और उसको मैनेज करती है बेसिकली। उसके बाद नेटवर्क टेक्नोलॉजीज जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग करती है, और उसके बाद जेगल प्रीपेड जो सॉफ्टवेयर एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ये 4 IT कंपनीज हैं। उसके बाद इंफ्रा कंपनी भी कुछ ऐसी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही हैं। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, इंजीनियर्स इंडिया, ट्रांस रेल राइट, पावर मैकेनिकल प्रोजेक्ट, एमटार टेक्नोलॉजीज, ये एमटार का यहाँ पे गलत डेटा फैचअप कर लिया उसने, ये डिफेंस सेक्टर से है। उसके बाद टेक्नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डेटा सेंटर और इंफ्रा का बिजनेस है इसका। उसके बाद 3 कंपनीज ऐसी हैं जो इक्विपमेंट्स बनाती है, इलेकॉन और आइनॉक्स जो कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती है, और एम्बर एंटरप्राइजेज जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाती है। उसके बाद डिफेंस की 2 कंपनी है, एमटार टेक्नोलॉजीज और कोचिन शिपयार्ड। फिर एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो कूलर्स फैंस बनाती है, शारदा क्रोकेम जो फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल्स बनाती है। उसके बाद 3 कंपनी हमारी केबल्स की भी शॉर्ट आउट हुई है, पॉलीकैब, RR और KE इंडस्ट्रीज। तो केबल सेक्टर में कुल 4-5 ही कंपनी है, उसमें से 3 हमारे पास इस लिस्ट में फिल्टर आउट हुई है। इसका मतलब है कि केबल सेगमेंट भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, और सिर्फ डेटा के बेस पे हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि केबल्स बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। इसीलिए इस बिजनेस सेगमेंट में अडानी और बिरला ये सब लोग भी एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद एक ऑटो एंसिलरी कंपनी फिल्टर आउट हुई है, यथार्थ हॉस्पिटल, FMCG से AWL एग्री बिजनेस, मेटल से नेशनल एल्यूमिनियम और हिंदुस्तान कॉपर, मार्क्सन्स फार्मा सेक्टर से, और स्टेशनरी से डोम्स इंडस्ट्रीज। बाकी ये 2 कंपनी ट्रेवल सर्विसेज और
और वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। तो अभी मैं ये जो सारी कंपनीज हैं इनको हर एक को ओपन करके देखता हूँ कि क्या ये एक्चुअल में ग्रो कर रही हैं या सिर्फ एक क्वार्टर के बेसिस पे फिल्टर आउट हुए, यानी कि सेल्स और प्रॉफिट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है वो क्या वंस इन अ वाइल टाइप का तो नहीं है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि एक बार आ गया बस। तो वो हमें पता चलेगा इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल के क्वार्टरली और साथ ही साथ ईयरली। तो सबसे पहले मैं एम्बर एंटरप्राइजेस खोलता हूँ। तो क्वार्टर सेल्स आज की डेट में 3754 जो अभी तक की सबसे हाईएस्ट है, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट है। और कंपनी की सेल्स लगातार ग्रो हो रही है, बीच बीच में किसी किसी क्वार्टर में कम हो जाती हैं, जैसे सितंबर क्वार्टर में वीक हो जाती हैं हर साल, तो बट ओवरऑल इंक्रीज ही कर रही हैं। और जो मार्च क्वार्टर में इनके सबसे हाईएस्ट नंबर आते हैं और सेम इस क्वार्टर में भी हाईएस्ट नंबर आए हैं। तो कंपनी तो ठीक तरीके से ग्रो कर रही है और प्रॉफिट भी इसका कभी नेगेटिव में है कभी बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी हो सकता है ग्रोइंग हो और ज्यादा एसेट्स खरीदती जा रही हो, जिसकी वजह से हाई डेप्रिसिएशन की वजह से भी प्रॉफिट ऊपर नीचे होता हो। तो हम लोग हमेशा टॉप लाइन ग्रोथ जो सेल्स की ग्रोथ है इसको और बॉटम लाइन ग्रोथ जो कि नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है, तो हमेशा हम लोग जो सेल्स की ग्रोथ है टॉप लाइन ग्रोथ उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि सेल्स बढ़ने पे प्रॉफिट हो सकता है बढ़ा भी हो या ना भी बढ़ा हो, क्योंकि हो सकता है मटेरियल कॉस्ट या फिर जो डेप्रिसिएशन या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट या फिर टैक्स रेट ऊपर नीचे हो गया हो, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, जो कि टेम्पररी इशू होता है। तो हम लोग हमेशा टॉप लाइन ग्रोथ को ज्यादा वैल्यूएशन देंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखें तो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है आखिरी कुछ सालों में, और आखिरी 3 सालों में भी सेल्स डबल से ज्यादा हुई है। तो ये कंपनी सही से ग्रो हो रही है। वैल्यूएशन हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद सेम एप्टस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मैं क्वार्टरली देखें तो लगातार ग्रो हो रही है, लगातार प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। उसके बाद एयू बैंक क्वार्टरली रिजल्ट लगातार ग्रो कर रहे हैं। अभी हाईएस्ट सेल्स, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट ईयरली सेल्स, हाईएस्ट ईयरली नेट प्रॉफिट, लगातार ग्रोइंग। AWL एग्री बिजनेस क्वार्टरली सेल्स लगातार ग्रो हो रही है, हालांकि उस रेट से ग्रो नहीं हुई आखिरी 8-10 क्वार्टर में, बट आखिरी 2 क्वार्टर से बहुत अच्छे नंबर आने लगे हैं। और नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो कम हुआ है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, क्योंकि फिक्स कुछ एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं जो कि टेम्परेरी हो सकता है। तो कंपनी ओवरऑल अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। उसके बाद BLS इंटरनेशनल क्वार्टरली नंबर देखें तो लगातार ग्रोइंग, हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट, हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स, हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। उसके बाद चोलामन इन्वेस्टमेंट क्वार्टरली प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। आखिरी 12 क्वार्टर में लगभग 2.5 गुना सेल्स हो चुकी हैं और दुगना प्रॉफिट हो गया है। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड क्वार्टरली नंबर देखें तो इसके नंबर कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करते हैं। पहले 1200 की सेल्स थी यहाँ पे, फिर 400, 600, 600, 500, 400, 900, 1000, 1200, फिर कम ज्यादा होती रहती है, क्योंकि हो सकता है इनकी जो ऑर्डर बुक है वो फ्लक्चुएट करती रहती हो। बट आखिरी कुछ क्वार्टर से कंपनी बहुत अच्छे तरीके से और कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो हो रही है, तो कंपनी हाई ग्रोइंग है। उसके बाद क्राफ्ट्समैन ऑटो हम देखें तो लगातार ग्रो हो रहा है और हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट है और हाईएस्ट नेट प्रॉफिट तो नहीं है, बट स्टिल ग्रोइंग है। उसके बाद डोम्स इंडस्ट्रीज लगातार ग्रोइंग, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग क्वार्टरली नंबर देखें तो लगातार ग्रोइंग। उसके बाद ई मुद्रा क्वार्टरली नंबर्स लगातार ग्रोइंग, नेट प्रॉफिट इसका भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बढ़ रहा है। आखिरी 2 साल में डबल सेल्स और 50% से प्रॉफिट बढ़ चुका है। इंजीनियर्स इंडिया इंफ्रा कंपनी क्वार्टरली नंबर्स देखें तो हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट और हाईएस्ट ही नेट प्रॉफिट है। उसके बाद इन्वायरो इंफ्रा ये भी बढ़ ही रहा है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जितनी हैं सारी जो हमने पहले से डाटा फिल्टर आउट करी है उसके बेसिस पे हमें बहुत ही ऐसी कम कंपनी मिल रही है, अभी तक एक भी नहीं मिली जो सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्वार्टर में जिसके अच्छे नंबर आ गए हों और ओवरऑल कंपनी कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो नहीं हो रही हो। तो सारी यहाँ पे अच्छी कंपनी है। उसके बाद हुडको अगेन द सेम, हिंदुस्तान कॉपर इसका भी हाईएस्ट प्रॉफिट है और इसकी भी हाईएस्ट सेल्स है और हाईएस्ट ही प्रॉफिट है। बट आखिरी कुछ सालों में देखें तो कुछ खास ग्रो नहीं हुआ है। 12 क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 550 से 750 की ही सेल्स बढ़ी है क्वार्टरली। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो सेम मार्च 2021 से मार्च 2025 1800 से लगभग 2000 के आसपास, यानी कि 200-250 के आसपास ही सेल्स बढ़ी है। प्रॉफिट अगर देखें तो अभी तक का हाईएस्ट है, बट वो इसलिए क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, क्योंकि ये कॉमोडिटी बिजनेस है कॉपर का, तो ये वर्ल्ड वाइड जो कॉपर के प्राइसेस होते हैं उसके बेस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कम होता रहता है। तो अभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पीक पे है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है गिर भी सकता है। तो ये कहीं ना कहीं साइक्लिकल टाइप का बिजनेस है और कंपनी की कुछ खास ग्रोथ नहीं है। 10-11 साल में सेल्स डबल भी नहीं हो पाई। बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट तो ठीक ठाक है और कंपनी के अभी फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहे हैं। 760
66 से, यानी कि हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी कैपेसिटी बढ़े और ज़्यादा सेल्स बढ़े। बट अगर आप आखिरी कुछ सालों का देखेंगे तो लगातार हर साल तो CWIP तो आखिरी 10-12 साल से लगातार बढ़ ही रही है, बट सेल्स तो कुछ बढ़ नहीं रही है कंपेयर टू दिस। तो बेस्ड ऑन पास्ट डेटा इट सीम्स दैट इट्स फ्यूचर विल ऑल्सो बी दी सेम। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी बेस्ड ऑन दिस, वी विल रिमूव दिस कंपनी फ्रॉम आवर लिस्ट। उसके बाद होम फर्स्ट फाइनेंस लगातार ग्रोइंग हो रही है। इंडिया शेल्टर फाइनेंस ये भी लगातार ग्रो हो रहा है। आइनॉक्स विंड हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट सेल्स और नेट प्रॉफिट एक टाइम पे जो नेगेटिव होता था वो पॉजिटिव हो गया है। KI इंडस्ट्रीज सेम ग्रोइंग, लेटेंट व्यू सेम स्टेबल नंबर्स, ग्रोइंग एट ए गुड रेट। मार्क्संस फार्मा ग्रो कर रही है। एमटार टेक्नोलॉजीज प्रॉफिट तो कुछ खास ग्रो नहीं हो रहा है। सेल्स 12 क्वार्टर में डबल हो गई हैं। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आखिरी 3 साल में सेल बढ़ गई है। नेट प्रॉफिट डिक्रीजिंग है या फिर कांस्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। अगर एक्सपेंसेस में देखें तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से 36 से 51 हो गया है और एम्प्लॉय कॉस्ट तो कम हुआ है। तो 3 साल में सेल तो अच्छी तरीके से बढ़ी है बट प्रॉफिट नहीं बढ़ा। अगर सेम बैलेंस शीट देखें हम तो रिजर्व्स ठीक ठाक बढ़े हैं, कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स बढ़े हैं। तो कंपनी ग्रो तो हो रही है, कैपेसिटी बढ़ा रही है और अभी भी CWIP है। और अगर इसका भी पी देखें हम लोग तो 101 का पी है। तो जिस टाइम याद होगा आपने हमें लिस्ट बनाई थी उस टाइम इसका पी हो सकता है 100 से नीचे हो, 98-99 का होगा उस टाइम, इसलिए हमारी लिस्ट में था। बट अभी इसका पी बढ़ गया है। तो कंपनी ग्रो तो अच्छे तरीके से कर रही है, लगभग डबल हो गई है और सेल्स डबल हो गई है। बट नेट प्रॉफिट कम हो गया है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होने की वजह से हो सकता है कम हो गया हो, बट एक्चुअल में तो कम हुआ है। और अगर उसके बाद इसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक होती तो हम लोग इसको कंसिडर करते, बट इसकी वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई पे है, 101 के पी पे है। तो अगर ये हाई ग्रोइंग है तो उसके बावजूद भी आई विल रिमूव दिस फ्रॉम माई लिस्ट। एमटार टेक्नोलॉजीज आई विल रिमूव। उसके बाद मुथूट फाइनेंस क्वार्टरली प्रॉफिट लगातार ग्रोइंग। नेशनल एल्यूमिनियम क्वार्टरली नंबर लगातार ग्रोइंग, हाईएस्ट प्रॉफिट। आखिरी कुछ सालों का देखें तो कुछ ज्यादा खास स्पीड से ग्रो नहीं हुआ। आखिरी 3-4 साल में सिर्फ 14,000 से 16,000 के पास सेल्स हुई है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है क्योंकि मटेरियल कॉस्ट कम हुआ है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कंपनी का घट गया है। तो हो सकता है कंपनी ने अपनी एफिशिएंसी बढ़ा ली और साथ ही साथ एम्प्लॉय कॉस्ट भी कम हो गया है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट चेक करूं तो CWIP भी लगातार कंपनी का हर साल बढ़ रहा है और अभी भी 50% से भी ज्यादा का CWIP है और 22,000 के कंपनी के एसेट हैं। बोरोइंग्स बिल्कुल नहीं है और कंपनी 34,000 की मिल रही है और 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी लगातार ग्रोथ तो नहीं हो रही है। हो सकता है ये जो सेल्स ग्रोथ है ये वंस इन अ वाइल्ड टाइप की हो, ये कंसिस्टेंट भी नहीं है, फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम। तो आने वाले क्वार्टर्स में हम बोल नहीं सकते कि अब ये जो प्रॉफिट आ गया 2,000 का ये लो हो गया है, एटलीस्ट उतना तो आएगा ही। बट ऐसा नहीं है, पहले भी 1,000 करोड़ के प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट क्वार्टर में हाफ हो गया, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में 100 करोड़ का भी रह गया, फिर अगले क्वार्टर में डबल हो गया, उस अगले क्वार्टर में फिर डबल हो गया, फिर कम हो गया। तो काफी अनप्रेडिक्टेबल सा है। तो उस तरीके से हाई ग्रोइंग कंपनी नहीं है, बट अभी जो भी हो अभी हाई परफॉर्मेंस पर चल रही है और आज की डेट में हाईएस्ट सेल्स आई है। भले ही सेल्स ग्रोथ ज्यादा नहीं हो और साथ ही साथ हाईएस्ट ही नेट प्रॉफिट आया होगा। अगर वैल्यूएशंस देखूं मैं तो PE 6.57 का बहुत कम है और बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू डबल के आसपास है। तो अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें, हिस्टोरिकल पी रेशियो लगभग 13.3 का रहता है 5 साल का, 3 साल का 13 और 1 साल का। तो ये हिस्टोरिकल पी के हिसाब से तो अभी लोअर वैल्यूएशंस पे चल रहा है। बट अगर आने वाले क्वार्टर में कम प्रॉफिट आ गया, इस तरीके से का प्रॉफिट नहीं आया और जो पहले आता था 1 साल पहले जो उतना आ गया, तो फिर इसका साल भर का प्रॉफिट कहीं ना कहीं अगर 3,000 के आसपास रह गया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इसका पी 11-12 के पास पहुंच जाएगा, जो कि इसका हिस्टोरिकल पी के आसपास का है। इसका अगर मैं चार्ट देखूं तो मैक्सिमम चार्ट देखें इसका अगर, तो मैक्सिमम पे ये ऑल टाइम हाई इसका बना था लगभग 22 नवंबर 24 के आसपास। तो 1 साल का अगर देखें हम तो 256 से टूट के ये अभी 146-188 के आसपास आ चुका है। तो हाई ग्रोइंग कंपनी तो ये नहीं है, उस बेसिस पे इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता है, बट लोअर वैल्यूएशन के बेस पे इसके हो सकता है ट्रेड किया जाए। उसके लिए हमको इसकी वैल्यूएशंस बेसिकली इवेल्युएट करनी पड़ेगी। बट अभी हमारी जो क्वेरी है वो सिर्फ और सिर्फ हाई ग्रोथ कंपनीज को फाइंड आउट करने के लिए है। तो इस लिस्ट से नेशनल एल्यूमिनियम भी मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद नेटवेब टेक्नोलॉजीज क्वार्टरली नंबर देखें तो लगातार ग्रो हो रहे हैं और बहुत एक्सेप्शनल तरीके से ग्रो कर रहे हैं आखिरी 10-12 क्वार्टर में। साथ ही साथ प्रॉफिट भी, कंपनी की आखिरी 2-3 साल की सेल्स तो
4-5 टाइम्स हो चुकी हैं एटलीस्ट। उसके बाद पॉलीकैब इंडिया हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स प्रॉफिट, पावर मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स अगेन सेम, आरआर केबल इट इज ऑल्सो द सेम, एसबीएफसी फाइनेंस अगेन दी हाईएस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट, देन शारदा क्रॉपकेम क्वार्टरली नंबर्स हाईएस्ट प्रॉफिट हाईएस्ट, बट काफी फ्लक्चुएटिंग है। आज से 3 साल पहले 1400 की सेल्स थी और अभी 1800 की, 400 करोड़ की बढ़ी है। और 14 के बाद 800, फिर 700, फिर 1000, फिर 1400, फिर 6, फिर 58, फिर 632, काफी वेरिएशंस हैं। और हम कह सकते हैं कि मार्च क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट आते हैं। तो कंपनी कंसिस्टेंट तो ग्रो नहीं हो रही है। मार्च 22 में, मार्च 23 में बढ़ी, मार्च 24 में कम हो गई थी, अभी मार्च 25 में फिर से बढ़ गई है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी, उसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। 177 करोड़, 23 करोड़ अगले क्वार्टर में, फिर अगले क्वार्टर में फिर से हाफ, फिर अगले क्वार्टर में फिर 9 टाइम्स, फिर डबल, फिर नेगेटिव, फिर 5 करोड़, फिर 143, फिर ज्यादा, फिर कम, और फिर अचानक से 200 करोड़। तो कंसिस्टेंट नहीं है प्रॉफिट। तो हम लोग कह नहीं सकते आने वाले क्वार्टर में कितना होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखें तो 3 साल में 3500 से 4300 ओके है। नेट प्रॉफिट में तो कोई ग्रोथ नहीं है। और बैलेंस शीट अगर देखें तो एसेट्स इस साल तो बढ़ गए हैं। जो CWIP था वो एसेट्स में आ गया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अभी अच्छे तरीके से ग्रो करे इसकी सेल्स, बट स्टिल काफी अनप्रेडिक्टेबल है। पीयर सेक्शन में जाएं तो पेस्टिसाइड और एग्रीकेमिकल बनाती है और नेट प्रॉफिट वाइज 5th नंबर की कंपनी है। तो और क्वार्टरली सेल्स इसकी 39% से ग्रो हुई है इस बार। और जबकि बेयर क्रॉप साइंस का नेट प्रॉफिट इससे ज्यादा है और वो 32% से ग्रो हुई है। अगर उसको बेयर क्रॉप साइंस को मैं ओपन करके देखता हूँ तो सेम इसकी भी क्वार्टरली प्रॉफिट, क्वार्टरली सेल्स जंप हुई है। और इसके क्वार्टरली नंबर्स में भी बेसिकली वेरिएशंस है, कम ज्यादा इसका भी सेम है। तो ये सेक्टर ही बेसिकली साइक्लिकल लग रहा है। अगर सेक्टर लीडर को देखें PI इंडस्ट्रीज, तो इसके काफी स्टेबल नंबर्स हैं। तो हो सकता है इसका बिजनेस थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफाई हो। तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी सेल्स बढ़े क्योंकि इसके फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं, बट काफी सेल्स में क्वार्टरली फ्लक्चुएशंस है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो आई विल अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंपनी बेसिकली, क्योंकि काफी ज्यादा वेरिएशंस है। तो आई विल डिलीट दिस फ्रॉम माय लिस्ट। उसके बाद सिम्फनी क्वार्टरली नंबर्स पे जाएं तो कुछ खास ग्रोथ नहीं है अभी। क्वार्टरली प्रॉफिट तो हाईएस्ट है, बट आखिरी 2-3 साल में कुछ सेल्स बढ़ी नहीं है और फ्लक्चुएशंस भी हैं, क्योंकि ये कूलर्स और इलेक्ट्रिक फैंस बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं वो साइक्लिकल टाइप का बिजनेस है। जून और मार्च क्वार्टर में ज्यादा हाई सेल्स होती हैं और सितंबर और दिसंबर में थोड़ी कम सेल्स होती हैं। और अगर 12 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 64 से 79, और इससे पहले क्वार्टर में लॉस था। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो 50% बढ़ी है आखिरी 3 साल में। 3 साल में क्या, अगर ध्यान से देखें तो 2 साल में या फिर एक ही साल में, तो 3 साल से कोई भी ग्रोथ नहीं थी कंपनी में। इसी साल कंपनी के नंबर्स जो आए हैं वो अच्छे आए हैं सेल्स के। अगर बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के एसेट्स तो कुछ खास ग्रो नहीं हुए हैं और ना ही अभी कंपनी कर रही है। तो इसकी जो सेल्स हैं प्योरली सिर्फ और सिर्फ मार्केट ड्रिवन है। अगर कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो वो लोग खरीद रहे हैं, और मार्केट में अगर स्लो डाउन है तो बेसिकली इनकी सेल्स इफेक्ट कर रही है। तो एक तो ये साइक्लिकल बिजनेस है और साथ ही साथ कुछ खास तरीके से फिक्स्ड एसेट ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो मे बी कंपनी की कैपेसिटी एक लिमिट तक ही हो, और अचानक से मुझे नहीं लगता कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं अचानक से स्काई रॉकेट हो जाएंगे, कि अचानक से इनकी सेल्स बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है स्टेगनेट नंबर हो या फिर कुछ प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर में बढ़ जाए। तो अभी तक अगर इनका 90 करोड़ का प्रॉफिट ले लें, अगर हाईएस्ट सेल्स भी होती है तो 90 करोड़ इंटू 4 क्वार्टर्स विल बी 360 करोड़। बट सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में तो सेल्स कम होती हैं, तो 300 करोड़ का मैक्सिमम नेट प्रॉफिट आ सकता है बेस्ड ऑन देयर हिस्टोरिकल डेटा। और अभी तक का इनका हाईएस्ट नेट प्रॉफिट 213 करोड़ आया, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में आया है। तो 300 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से 27 का पी निकलेगा इनका, जो कि अभी 32 का है। और अगर इसके हिस्टोरिकल चार्ट देखें हम लोग 5 इयर्स का, तो 52 बहुत ही हाई प्राइस पे ट्रेड होता था, और 27 का तो ये कोरोना के टाइम में भी नहीं गया।
तो कंपनी को वैल्यूएशंस तो काफ़ी हाई मिली हैं पास्ट में भी, और अभी भी 32 का पी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसकी ब्रांड वैल्यू की वजह से इसकी हाई वैल्यूएशंस हो। और पीयर सेक्शन में जाके अगर मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो भी 10.43, जो कि वोल्टास से भी ज़्यादा है, ब्लू स्टार के बराबर है, क्रोम्पटन से भी ज़्यादा है, और वर्लपूल इंडिया से भी ज़्यादा है। इन्वेस्टर सेक्शंस में जाएं तो शेयर होल्डिंग ठीक ठाक है, 73% प्रोमोटर के पास, एफआई के पास 6%, डीआई के पास 7%, पब्लिक के पास 11.71 माइनस 1.75 लगभग 10 के आसपास है, और डीआई में सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास सबसे ज़्यादा है, बाकी 1-2% बाकी इन्वेस्टर्स के पास है। तो कंपनी ठीक ठाक है, बट उतनी हाई ग्रोइंग नहीं है। आखिरी 3 साल में भी सेल्स 50% से बढ़ी हैं, जबकि अभी मार्केट में आप बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं जिनकी 3 साल में सेल्स डबल से भी ज्यादा हुई है, 3 टाइम्स भी हुई है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इफ यू आर लुकिंग फॉर दी हाई ग्रोथ कंपनीज, सो सिंपली विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम आवर लिस्ट। उसके बाद वी हैव दी टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी, जो कि इंफ्रा और बेसिकली डाटा सेंटर में भी हैं। इनकी क्वार्टरली अगर नंबर देखें तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुई है, 816 और 135 हाईएस्ट। उसके बाद हंगिया मिल ज्वेलरी, क्वार्टरली नंबर्स, सेल्स ट्वाइस इन लास्ट 3 इयर्स, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट। उससे पहले एक क्वार्टर छोड़ के नेगेटिव भी था, क्योंकि एक्सपेंसेस और सेल्स बराबर थे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो 3 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ है, 2.5 टाइम्स और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। तो कंपनी ग्रो कर रही है। और बैलेंस शीट में देखें तो एसेट्स भी बढ़ाए हैं, तो इट इज ग्रोइंग एट अ गुड रेट। देन वी हैव द ट्रांसलेट लाइट, जिसका इंफ्रा का बिजनेस है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। क्वार्टरली नंबर देखें तो हाईएस्ट सेल्स, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट, आखिरी 3 साल में 2.5 गुना हुआ है, और प्रॉफिट तो बहुत स्काई रॉकेट हो गया है। तो नो डाउट हाई ग्रोइंग कंपनी। उसके बाद वेल्सपन एंटरप्राइजेज, ये एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो ग्रो कर रहे हैं, सेल्स और प्रॉफिट दोनों। ईयरली देखें तो भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुई है 2-3 साल में। उसके बाद यथार्थ हॉस्पिटल, ग्रोइंग, हाईएस्ट सेल्स 3 साल में डबल से ज्यादा, एसेट्स भी डबल हो गए हैं और अभी भी CWIP में है। उसके बाद जैगल प्रीपेड, क्वार्टरली नंबर लगातार ग्रोइंग, ईयरली भी लगातार ग्रोइंग। तो ये हाई ग्रोइंग कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज हमने चेक किया कि इनका प्रॉफिट, जो क्वार्टरली प्रॉफिट और सेल्स इंप्रूव हुई है, वो वंस इन अ वाइल्ड टाइप नहीं है। कंपनी एक्चुअल में अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, और आखिरी 2-3 साल में अच्छी रेट से ग्रो किया है इसने, इन सभी ने। और अभी जो हमारे पास ये सब डेटा है, इससे और कोई तरीका नहीं है इस लिस्ट को और भी छोटा करने का, क्योंकि अगर हम ज्यादा फिल्टर लगाएंगे या डेटा को और शॉर्ट आउट करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो अच्छी कंपनी है वो भी हमारी इस लिस्ट से एक्सक्लूड हो जाए। तो अभी हमारे पास और कोई उपाय नहीं है एक्सेप्ट फॉर डूइंग दी थोरोली वैल्यूएशन ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी फ्रॉम दिस लिस्ट। तो और वो सब करेंगे हर एक कंपनी का सेम बिजनेस से कंपेयर करके। टोटल हर एक कंपनी को जब NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कंपेयर करेंगे तो एप्टस, हुडको, होम फर्स्ट, इंडिया शेल्टर को एक साथ एवेल्युएट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी सबसे ज्यादा हाई ग्रोइंग है और साथ ही साथ सबसे कम वैल्यूएशंस पे है। और वो सब होगा हर एक कंपनी के फाइनेंशियल्स तो देखेंगे कि साथ में कि कंपनी किस तरीके से ग्रो हो रही है। बट कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है, साथ ही साथ उसकी वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक होनी चाहिए, तो ही वो कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक होगी। क्योंकि अगर कोई अच्छी कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है और साथ ही साथ उसकी वैल्यूएशंस उससे भी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एप्टस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देखें तो आखिरी 3 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ 29% हुई है और प्रॉफिट ग्रोथ भी 27%, जो कि बहुत अच्छा है। बट स्टॉक का CAGR देखें आखिरी 3 साल का तो सिर्फ और सिर्फ 7% बढ़ा है। तो ये हो सकता है अच्छा कैंडिडेट हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ओवर द लॉन्ग टर्म जैसे सेल्स और प्रॉफिट ग्रो होती है वैसे ही स्टॉक प्राइस भी ग्रो होता है, ये होना चाहिए। बट कई केसेस में ये नहीं होता है और वही हमें फाइंड आउट करना है अपॉर्चुनिटी। इसके अगर चार्ट में देखेंगे तो 3 इयर्स के 10 जून 22 को 257 का स्टॉक प्राइस था और आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 316 का, जबकि सेल्स डबल हो चुकी हैं और नेट प्रॉफिट भी डबल से ज्यादा हो चुका है, लगभग डबल ही है। और अगर वैल्यूएशन चेक करें तो वो सब हर एक कंपनी का फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ठीक ठाक वैल्यूएशन है उसके बाद फिर हर एक कंपनी का हम चार्ट देखना पड़ेगा और चार्ट में भी प्रॉपर
टारगेट सेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट, और फिर वी विल डिसाइड कि किस कंपनी में कितनी टारगेट का पोटेंशियल है, कितनी अपॉर्चुनिटी है बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट। तो जो कंपनी सबसे अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है इन 32 कंपनीज में से, साथ ही साथ उसकी वैल्यूएशन सबसे अच्छी हो, और साथ ही साथ उसका जो टेक्निकल टारगेट है या फिर जो हमारा इन्वेस्टमेंट का टारगेट है बेसिकली वो किसमें सबसे ज्यादा है, तो बेस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स वी विल सेलेक्ट दी बेस्ट कंपनीज फ्रॉम दिस। इट माइट बी 3 to 5 6 7, देखते हैं कितनी आती हैं। तो दैट वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट वीडियो बिकॉज इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड वी विल हैव टू थोरोली डू दी वैल्यूएशन एक्सरसाइज फॉर ईच कंपनी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कि इस कंपनी को मैंने क्यों एक्सक्लूड किया, इसको क्यों इंक्लूडेड रखा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वी विल डिस्कस दिस एंड आफ्टर दैट वी विल proceed with the third part of this video where we will select the final companies.